आज का ये वीडियो विनोबा भावे के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जियोग्राफी ऑनर्स जियोग्राफी मेजर वाले स्टूडेंट के लिए। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और यह पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में कैसे सहायक है। यानी जो हमारा पृथ्वी है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आखिर ये पृथ्वी बना कैसे, इसको समझने में ये जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ये कैसे आखिर हमें हेल्प करता है पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या। देखिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने यूट्यूब पर कुछ ऐसे एजुकेटर, कुछ टीचर का वीडियो देखा जो केवल और केवल क्वेश्चन बता रहे हैं और बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, सर इसका आंसर कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो टीचर का कर्तव्य है मार्ग दिखाना, सही गाइडेंस देना। सर जो होता है वो बच्चे को ऐसा पढ़ाए कि वो हूबहू एग्ज़ाम में आ जाए। ऐसे नहीं क्या होता है यार, यहाँ पे प्रश्न दे रहा है और मास्टर गायब। यार प्रश्न के साथ उसका सॉल्यूशन भी दीजिए ताकि बच्चे को पता चले कि हम इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो यही सब चीज़ को देखने के बाद अब मैं इस चैनल को क्रिएट किया हूँ आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या आपको लिखना है। आपको लिखना है क्या, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण जो ब्रह्मांड था, यानी हमारा जो यूनिवर्स था, यह एक अत्यंत गर्म और सघन बिंदु के रूप में संकुचित था, यानी इकट्ठा हुआ था। यानी इतना गर्म था कि आप अगर छूते तो पिघल जाते, उसके नज़दीक जाते तो पिघल जाते, और इतना घना था कि उसका वज़न 1 चम्मच वज़न कम से कम कितना 100 किलोग्राम होता, इतना वो सघन था। ओके, इस बिंदु में हुए एक महाविस्फोट, ये जो बिंदु था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संकुचित था, इसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट यानी परमाणु बम नहीं फूटता है डम, या दिवाली में आप लोग बम नहीं फुटाते हैं, बस वैसा ही कुछ महाविस्फोट हुआ। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो महाविस्फोट हुआ इसका अर्थ धमाका नहीं था। ओके, ये धमाका नहीं था, बल्कि इसका मतलब था प्रसार करना। यानी कोई भी चीज़ विस्फोट क्यों होता है, हम लोग का जो दिमाग होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है, लेकिन अगर एक्सेस चीज़ हमारे दिमाग में भर जाएगा तो हमारा दिमाग फट जाएगा, एक्सपेंशन कर जाएगा, प्रसार कर जाएगा। सेम वैसा ही कुछ उस बिंदु के साथ हुआ था जो अत्यंत गर्म था और सघन था। तो इतना गर्म और सघन होने के कारण इसमें एक विस्फोट होता है और जितना भी चीज़ था वो फैल गया। तो महाविस्फोट के साथ ही समय, स्थान और पदार्थों का जन्म हुआ, और इसी पदार्थ से हमारा पृथ्वी जो कि पैदा हुआ। यहाँ मेल फीमेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, पैदा हुआ मतलब उस बिंदु से वो उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख चरण हैं, यानी कुछ स्टेप्स है। ओके, उस स्टेप्स को जानेंगे, जिसमें से पहला हमारा आरंभिक विस्तार। विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर, कुछ ही सेकंड, 1 2 3 सेकंड, ब्रह्मांड जो है यह तेज़ी से विस्तार हुआ और फिर ठंडा होने लगा। तो देखिए, जब हम लोग गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, जैसे ही गुस्सा होते हैं तो उस समय हमारा शरीर पूरा गर्म रहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद फिर ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसा ही ब्रह्मांड के जितना भी चीज़ है, सब में आपको यही क्वालिटी, यही गुण देखने को मिलेगा। तो विस्फोट के कुछ ही सेकंड के भीतर जो हमारा ब्रह्मांड है ये तेज़ी से विस्तार हुआ और फिर ठंडा होने लगा। अगला स्टेप क्या है, पदार्थ का निर्माण। जैसे जैसे तापमान कम होते गया, जैसे जैसे हमारा, जब हम गुस्सा होते हैं, जैसे जैसे हमारा जो माइंड है ये शांत होते जाता है, फिर हम अलग अलग कामों को फिर करते हैं। सेम वैसे ही जैसे तापमान कम हुआ तो उप परमाणु कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने लगे। बाद में इनसे हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है ये बनने लगे। ओके, तो जो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इससे हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस बनने लगा। फिर तीसरा चरण आता है जिससे तारों का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ।
गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसों के बादल आपस में जुड़ने लगे। गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते हैं कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचना। जो बड़ा चीज़ होता है वो छोटे चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सेम वैसा ही हुआ कि जो बादल थे वो आपस में जुड़ने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिससे पहले तारों का निर्माण हुआ, फिर आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ओके, तो 3 चरण हमें जो कि याद रखना है। तीसरा चरण क्या था? तारों और आकाशगंगाओं का जन्म। दूसरा चरण था पदार्थों का निर्माण, और जो पहला चरण था वो था आरंभिक विस्तार, यानी पहले वो कुछ ही सेकंड के अंदर विस्फोट हुआ और फिर धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। फिर यह जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, यह पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में कैसे हमें हेल्प करता है और इस सिद्धांत का क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसको समझेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को बिग बैंग के बिना नहीं समझा जा सकता कि आखिर ये पृथ्वी हमारा बना कैसे। इसको समझना है तो हमें जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यह उन बुनियादी स्थितियों और पदार्थों की व्याख्या करता है जिससे पृथ्वी बनी है। ओके, तो ये जो सिद्धांत है इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नहीं समझ पाएंगे। यह निम्नलिखित रूपों में सहायक है। जो हमारा बिग बैंग सिद्धांत है ये निम्नलिखित रूपों में हेल्प करता है, सहायक है, जिसमें से पहला है भारी तत्वों की उपलब्धता। यानी जो भारी तत्व है ये हमें देखने को मिला, उपलब्ध था उसमें। तो बिग बैंग ने मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। ओके, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो विस्फोट हुआ, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जो था इसका निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी जैसे ठोस ग्रह के निर्माण के लिए लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन जैसी भारी तत्वों की आवश्यकता थी। जो हमारा पृथ्वी है इसको बनने के लिए हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पृथ्वी को बनने के लिए ठोस जो पदार्थ है उसकी आवश्यकता है। तो ठोस क्या हुआ? जो हमारा लोहा हुआ, जो हमारा सिलिकॉन हुआ, इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी। बिग बैंग के बाद बने शुरुआती तारों के भीतर नाभिक के संलयन हुआ। नाभिक के संलयन मतलब जितना भी परमाणु पदार्थ है सब एक जगह पर क्या हुआ? मिलने लगे। संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना होता है। फिर उसके सुपरनोवा विस्फोट से ये भारी तत्व अंतरिक्ष में फैले। ओके, तो तारों का बनना स्टार्ट हुआ, और तारों के बनने के बाद जो उसमें नाभिक के संलयन हुआ उसमें एक विस्फोट हुआ, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में क्या हुआ? भारी तत्वों का विस्तार हुआ, भारी तत्व फैलने लगे, और हमारा जो पृथ्वी है ये भारी तत्वों से ही मिलके बना हुआ है, जिसके बाद पृथ्वी का निर्माण संभव हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो सुपरनोवा विस्फोट था ये कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट से ही भारी तत्व बने, भारी तत्वों का फैलना स्टार्ट हुआ और हमारा पृथ्वी बना। फिर अगला है सौरमंडल का विकास। ओके, सौरमंडल का विकास बिग बैंग के अरबों साल बाद, जो अरबों साल मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों साल बाद अंतरिक्ष में घूमते गैसों और धूल के बादलों ने हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। बिग बैंग द्वारा स्थापित जो गुरुत्वाकर्षण है उसके नियम के कारण ही ये कण आपस में टकराकर प्रोटोप्लैनेट बने। तो जैसे जैसे ये कण आपस में टकराने लगे प्लूटो बने और अंततः पृथ्वी अस्तित्व में आई। तो प्लूटो जो प्लैनेट है ये क्यों बना? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कण है ये आपस में टकराने लगे, और जैसे जैसे ये टकराने लगे ये इकट्ठा होने लगे, टूटने लगे, और हमारा जो पृथ्वी अस्तित्व में आया। फिर हम कालक्रम देखेंगे, एक टाइमलाइन देखेंगे कि टाइमलाइन का इसमें कैसे निर्धारण हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वैज्ञानिकों का एक सटीक समय रेखा प्रदान करता है कि हमारा पृथ्वी कैसे बना, कितना टाइम में क्या क्या चीज़ हुआ, ये एक समय निर्धारित करता है। ये इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये 13.7 अरब वर्ष पूर्व बना है, यानी उतना पुराना है, जबकि पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है यह लगभग 4.54 अरब
वर्ष पहले बनी। तो पृथ्वी जो है हमारा ये 4.54 अरब वर्ष पहले बनी, जबकि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये 13.7 अरब वर्ष पहले बना। यह जो अंतर है हमें यह समझाने में मदद करता है कि पृथ्वी एक अद्वितीय रचना है, यानी पृथ्वी जैसा कोई और रचना है ही नहीं, ये अद्वितीय है, यानी इसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, जो तारों के अवशेष से बने हैं। तो हमारा पृथ्वी भी एक प्रकार का तारा है नहीं, ये तारों के अवशेष मतलब तारा का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, अवशेष निकलता है, जो खराब पदार्थ निकलता है, उससे हमारा पृथ्वी बना है। ओके, तारा और ग्रह में अंतर यही है कि तारा जो है ये चमकता है, जबकि हमारा जो ग्रह है ये चमकता नहीं है, बल्कि ये दूसरों से प्रकाशित होता है। फिर अगला हम देखेंगे ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण। ओके, CMB। यह सिद्धांत सौर मंडल के बाहर की उन ऊर्जाओं की व्याख्या करता है, यानी हमारा जो सौर मंडल है उसके बाहर जो ऊर्जा है उसका व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, जिन्होंने आरंभिक पृथ्वी के वातावरण और इसकी थर्मल मतलब होता है गर्म। अच्छा, थर्मल बोतल आप लोग के पास है? एक बार कमेंट करके हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि जी सर मेरे पास थर्मल बोतल है। तो इसकी थर्मल यानी तापीय स्थिति को प्रभावित किया होगा, इसी को कहते हैं ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण। फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे और प्रश्न को समाप्त करके सेकंड प्रश्न में आएंगे। तो निष्कर्ष देखिए लिखा हुआ है क्या, बिग बैंग यह आधारशिला है जो हमें बताती है कि पृथ्वी के निर्माण के लिए कच्चा माल कहाँ से आया। जिस प्रकार हम मैगी बनाने के लिए कच्चा माल यूज़ करते हैं, घर बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट आदि का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को बनने में जो कच्चा माल है ये कहाँ से आया, यह हमें कौन बताता है? बिग बैंग सिद्धांत बताता है। और इन भौतिकी नियमों के तहत एक ठंडे ठोस ग्रह का विकास हुआ। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा प्रश्न कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशल हमारा झारखंड की यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? यह पृथ्वी और ज्वालामुखी की घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार करता है? तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है इसके बारे में हमें लिखना है, और ये जो सिद्धांत है इसके द्वारा जो हमारा पृथ्वी में भूकंप आता है, पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी होता है, इन घटनाओं की व्याख्या हम करेंगे। तो प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत है आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और ऊपरी जो मेंटल है एक अखंड इकाई है। अखंड यानी ये अलग नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है, बल्कि यह कई बड़े और छोटे टुकड़ों में विभाजित है। इन्हें हम प्लेट कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है ये कई प्लेटों से मिलके बना हुआ है। ये प्लेटें नीचे स्थित अर्ध तरल, जिसको हम कहते हैं क्या, स्टेनोस्फेयर पर तैर रहा है। जो प्लेट है ये कहाँ तैर रहा है? ये स्टेनोस्फेयर में तैर रहा है। तो यहाँ हमारे पास पृथ्वी का एक चित्र है जिसमें आप प्लेटों को आराम से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ जो पिंक कलर का है ये एक प्लेट है, ये येलो वाला एक प्लेट है, ये ग्रीन वाला एक प्लेट है, ये वाला एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ओके, तो इस प्रकार करके आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है ये कहाँ तैर रहा है, ये स्टेनोस्फेयर में तैर रहा है। और ये कुछ नहीं, ये क्रस्ट जो है हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत क्रस्ट, उसी का हिस्सा है। इन प्लेटों की गतिशीलता के पीछे मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं हैं।
संवहनीय धारा मतलब हमारा जो पृथ्वी है ये गर्म है, और गर्म जब ये होता है या है अभी, तो इससे जो भाप निकलता है वो एक प्रकार का वेव क्रिएट करता है, जिसको हम संवहनीय धारा कहते हैं। प्लेटों के किनारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, प्लेटों के किनारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश जो भूगर्भिक हलचलें होता है वो प्लेटों के किनारों पे ही आता है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ हमारा भारत आप लोग को कहाँ देखने को मिल रहा है। हमारा भारत कुछ, एक सेकंड, अरे यार, हमारा भारत कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, हमारा जापान। और देखिए इस प्लेट के जस्ट किनारे पे जापान होने के कारण यहाँ आपको भूकंप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ कह रहा है क्या, जो प्लेट है उसके किनारों पर हमें भूगर्भिक हलचलें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भूकंप और ज्वालामुखी की व्याख्या करेंगे कि आखिर जो प्लेट विवर्तनिकी है इससे भूकंप और ज्वालामुखी क्यों और कैसे आता है। यह सिद्धांत इन घटनाओं को प्लेटों के आपसी संपर्क के माध्यम से समझाता है। तो हम पहले भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप आखिर क्यों आता है। तो भूकंप को हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक्स। क्या? अर्थक्वेक्स। भूकंप मुख्य रूप से प्लेटों की जो रगड़ होता है, टकराव होता है, इसके कारण उत्पन्न ऊर्जा से ये मुक्त होता है। तो भूकंप कुछ नहीं, जब ये प्लेटें आपस में टकराते हैं तो उस जगह पर हलचल उत्पन्न होती है, और वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होता है उसी को हम भूकंप कहते हैं। इसमें है जो बाउंड्रीज हम प्लेट्स देखें, ये प्लेट्स आपस में जो रगड़ाता है, टकराता है, दूर जाता है, इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है हमारा रूपांतरण सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती है, जैसे ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, जब ये एक दूसरे के बगल से खिसकती है, यानी मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो उसके बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब यह तनाव अचानक मुक्त होता है तो तीव्र भूकंप आते हैं। ओके, इसका उदाहरण कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश है। कैलिफोर्निया में एक सैन एंड्रियास भ्रंश है जो कि रूपांतरित सीमा के कारण बना हुआ है। फिर है अभिसरण सीमा। जब 2 प्लेटें आपस में टकराते हैं, मान लीजिए कि प्लेट ए ये रहा, प्लेट बी ये रहा, जब ये प्लेट आपस में टकराता है तो चट्टानों के टूटने और मुड़ने से एक शक्तिशाली भूकंप आता है। फिर अपसारी सीमा, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, मान लीजिए कि प्लेट ए ये है, प्लेट बी ये है, ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है। जब ये एक दूसरे से दूर जाता है तो वहाँ दरार पड़ने के कारण हल्के से मध्य भूकंप महसूस होता है। तो ज़्यादा तीव्र महसूस नहीं होगा, हल्का से मध्य हमें भूकंप वहाँ देखने को मिलेगा। फिर है हमारे पास ज्वालामुखी, जिसको अंग्रेजी में हम वोल्केनी कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं, ज़्यादा नहीं, वोल्केनो कहते हैं। तो ज्वालामुखी की घटनाएं जो है ये प्लेटों की सीमाओं पर मैग्मा के बाहर निकलने से जुड़ा हुआ है। जब हमारा पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, क्योंकि हमारा पृथ्वी बहुत ही गर्म है, जब इसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है तो उसी लिक्विड को हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें एक है विनाशकारी प्लेट सीमाएं। जब एक भारी महासागरीय प्लेट हल्की महासागरीय प्लेट के नीचे धंसती है तो वह गहराई में जाकर अधिक से भी अधिक अत्यधिक गर्मी से पिघल जाती है। यही पिघला हुआ जो मैग्मा है दबाव के साथ ऊपर आता है और ज्वालामुखी विस्फोट करता है। इसका एक उदाहरण है प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। फिर है एक संरचनात्मक प्लेट सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे का जो मैग्मा है ये रिक्त स्थान को भरने के लिए ऊपर आता है। मान लीजिए ये 2 प्लेट हमारे पास, जब ये इधर जा रहा है तो इस जगह पर गैप हो जाएगा, और इसको भरने के लिए नीचे का जो मैग्मा है ये ऊपर आता है। इससे दरारी उद्भेदन
होता है और एक समुद्री तल का निर्माण होता है। एक समुद्री तल का बनता है और वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी हमारा जो पृथ्वी है उसका आंतरिक संरचना आखिर कैसा है, इसको हम सविस्तार वर्णन करेंगे और रासायनिक संगठन और भूकंपीय तरंगों के आधार पर इसमें क्या अंतर पाया जाता है। आपको लिखना है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना भूगोल और हमारा जो भूवैज्ञानिक है एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि हम पृथ्वी के केंद्र तक सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, पृथ्वी का केंद्र इतना गर्म होता है कि वहां तक पहुंचना हर किसी का मतलब कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए उसकी आंतरिक परत की जानकारी मुख्य रूप से हमें भूकंपीय तरंगों और रासायनिक विश्लेषण पर आधारित होता है। इसी के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर क्या है इसको समझ पाते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर विभाजन। प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी की परतों को उसके रासायनिक तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो एक आदमी आता है जिसको हम कहते हैं एडवर्ड स्वेज, उसने पृथ्वी की परत को, जो पृथ्वी का परत है, पृथ्वी का एक परत होता है, एक नहीं 3-4 परत है, ओके समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो पृथ्वी की परतों को उसके रासायनिक तत्वों के आधार पर कि किस परत में क्या तत्व मौजूद है, उसी के आधार पर उसको 3 भागों में वो बांटा है। जिसमें से पहला है सियाल। क्या, सियाल, जो कि सिलिकॉन और जो एल्युमिनियम है इससे मिलके बना हुआ है। यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें हमें सिलिकॉन यानी सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता, यानी उस परत पर सबसे ऊपरी परत में हमें सिलिका और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। इसका जो घनत्व है ये काफ़ी कम होता है, जिस कारण ये ऊपर आ गया है। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो चीज़ नीचे डूब जाता है। और सेम वैसा ही समझिए कि हमारा पृथ्वी एक बाल्टी पानी है और जो चीज़ हम उसमें डालेंगे अगर वो हल्का है तो ऊपर आ जाएगा, अगर भारी है तो नीचे आ जाएगा। तो सिलिका और एल्युमिनियम जो है ये घनत्व में कम है, जिस कारण ये ऊपर आ गया है और यह मुख्य रूप से महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करती है। ओके, तो हमारा जो महाद्वीप है यानी जो हमारा एशिया महाद्वीप हुआ, अफ्रीका महाद्वीप हुआ, अमेरिका महाद्वीप हुआ, इसका निर्माण किस में हुआ है, किन चीज़ों से हुआ है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। फिर हमारे पास सीमा, जो कि सिलिका और मैग्नीशियम, क्या, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना हुआ है। जो सियाल है, जो ऊपर हमने पढ़ा, सियाल के नीचे सीमा स्थित है। ओके, यह भारी होता है, इस कारण यह सियाल से, जो सियाल था ऊपर हमने जो डिस्कस किया उससे, जैसे कि ये सियाल है, ये जो हमारा सियाल है, हाँ एक सेकंड, ये जो हमारा सियाल है, सियाल के नीचे सीमा स्थित है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा भारी है। और महासागरीय जो तल है, जैसे कि महाद्वीपीय तल होता है, एक महासागरीय तल होता है, तो हमारा जो महासागरीय तल है इसका निर्माण सीमा से हुआ है, जबकि महाद्वीपीय जो तल है, महाद्वीपीय जो क्रस्ट बना हुआ है जिसपे पृथ्वी के लोग रहते हैं, वो सीमा से बने हुए परत पर रहते हैं। जबकि जो हमारा समुद्र है वो सीमा में बना हुआ है। सीमा यानी सीमा जो परत है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, इससे बना हुआ है। फिर एक आता है नीफे। क्या, नीफे, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है जिसको हम कोर भी कहते हैं, जो निकेल और Fe मतलब लोहा, देखिए नीफे यानी निकेल और लोहा से बना हुआ है। तो हमारा लोहा जो कि काफ़ी भारी होता है, जिस कारण यह पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में, केंद्र में ये जाके बैठ गया है। जैसे जैसे भारी धातु होते गए वो पृथ्वी के नीचे चलने लगे, जाते जाते एक जगह वो इकट्ठा हो गए। ओके, और इसी कारण पृथ्वी में हमें चुंबक का गुण देखने को मिलता है। तो कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो आखिर नीचे क्यों आता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के नीचे क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा है। तो लोहा जो है वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, अपने ओर आकर्षित करता है।
तो इसलिए हमें चुंबक का गुण देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें क्रस्ट बताता है कि ये जो ब्लू वाला है ये क्रस्ट है, उसके नीचे जो हमारा ऑरेंज कलर का है ये मेंटल है, जिसको हम क्रस्ट मेंटल कहते हैं। और हमारा कोर जो है ये वाला है वाइट, और जो येलो वाला है वो हमारा मेंटल नहीं कोर है, यानी केंद्र है। ओके, ठीक है। चलिए फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम इसका विभाजन कैसे करते हैं। तो आप सबको पता है जो हमारा भूकंप है ये पृथ्वी के केंद्र से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी है उसके केंद्र से ये उत्पन्न होता है। तो भूकंपीय तरंगों की गति में बदलाव के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया है। तो हमारा जो पृथ्वी से निकलने वाला तरंग है जिसको हम भूकंप तरंग कहते हैं, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 मुख्य भागों में, पृथ्वी के परत को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत होती है। इसकी गहराई महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे केवल ये 5 से 10 किलोमीटर होता है। यानी हमारा जो पृथ्वी है इसमें आपको महाद्वीप और महासागर दोनों देखने को मिलता है। तो महाद्वीप जो है वो मोटा होता है लगभग 30 से 50 किलोमीटर, वहीं हमारा जो महासागर होता है वो 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को हम कहते हैं मोह असंबंधता, जिसको हम मोह डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। फिर हमारे पास मेंटल, यह पृथ्वी के आयतन का लगभग कितना परसेंट होता है, जो हमारा पृथ्वी है उसका लगभग 80 और 3% केवल मेंटल है। इसकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है लगभग 2900 किलोमीटर। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो 400 किलोमीटर तक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं, जो अर्ध तरल अवस्था में होता है। ये ज़्यादा ना तो तरल होता है और ना ही ज़्यादा ठोस होता है, अर्ध तरल, यानी जैसे आटा गूंथते हैं ना रोटी बनाने के लिए, सेम वैसा ही। और यहाँ से मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा निकलता है कहाँ से, स्टेनोस्फेयर से निकलता है। मेंटल और कोर के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो हमारा मेंटल और कोर है उसके बीच जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं क्या, गुटेनबर्ग असंबंधता। क्या, असंबंधता, गुटेनबर्ग। ओके, इतना याद रखिएगा। फिर हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, यानी सबसे अंदर में हमें जो चीज़ देखने को मिलता है वो कोर है। यह 2900 किलोमीटर से लगभग ये 6400 किलोमीटर तक होता है। कितना, 6400 किलोमीटर तक ये होता है। बाह्य कोर, जिसको हम आउटर कोर कहते हैं, यह तरल अवस्था में होता है, जहाँ से एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है। तो हमारा जो एस तरंग है, पी तरंग और एल तरंग है, उसमें से जो हमारा एस तरंग है ये आउटर कोर से प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा तरल अवस्था है। और जो हमारा एस तरंग है ये तरल अवस्था से प्रवेश नहीं कर पाता, यानी तरल में ये नहीं चल पाता है। फिर है हमारा आंतरिक कोर। अत्यधिक दबाव, जब किसी भी चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो ठोस बन जाता है। ओके, तो हमारा आउटर जो कोर है ये हमारा लिक्विड है, जबकि इनर कोर जो है ये हमारा ठोस है। तो इसी के साथ हमारा जो कि ये प्रश्न हो गया दोस्तों समाप्त। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा है फिर भी हमें आप सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोग के लिए इस प्रकार का ढेर सारा वीडियो फिर यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँ। आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बस कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उस विषय पर, उस टॉपिक पर जल्द वीडियो अपलोड करा पाऊँ। ओके, तो जल्दी से इस चैनल को आप 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट कराइए। देखिए, मैंने आपको वीडियो पर कहीं भी नहीं कहा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। जब सभी क्वेश्चन समाप्त हुए उसके बाद ही मैंने आपसे ये डिमांड किया कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए।